रविवार के न्याय धर्म सभा के साप्ताहिक फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्था के ज्येष्ठ कार्यकर्ता श्री गगन जी ने प्रश्न पूछे हैं। वे लिखते हैं, भगवान प्रणाम, न्याय धर्म सभा के स्थायी घोषणा पत्र का क्या महत्व है? आगे पूछते हैं, इससे मतदाताओं के जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं? यह घोषणा पत्र संविधान की उद्देशिका तथा सनातन की व्यवस्था के किस तरह संबंधित है? कृपया विस्तार से बतावे। धन्यवाद। प्रणाम जी। न्याय धर्म सभा आप सभी जानते हैं कि एक राजनैतिक दल है, एक न्याय धर्मी राजनैतिक पार्टी। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये न्याय को ही धर्म मानती है। दूसरी बात, न्याय की स्थापना के लिए ही ये काम करती है। तीसरी बात, न्याय एक शाश्वत और स्थायी कंसेप्ट है, अवधारणा है। शाश्वत जीवन मूल्य है। इसलिए न्याय धर्म सभा का घोषणा पत्र भी स्थायी ही होगा, शाश्वत होगा। उसमें बहुत परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा आप जानते हैं कि दुनिया की सभी पार्टियां, जितना भी आज लोकतांत्रिक व्यवस्था जिन जिन भी देशों में है, सर्वत्र उनका घोषणा पत्र निरंतर परिवर्तनशील है। और हर चुनाव में घोषणा पत्र उनका बिल्कुल अजीब ढंग से आता है। बिल्कुल अजीब सी नई बातें लेके आते हैं। जब जीवन की सभी बातें मौलिक रूप से स्थिर हैं, जैसे कि जीवन पंच तत्वों से ही बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 ही इसकी इंद्रियां हैं, 5 ही इंद्रियों के विषय हैं। तो जब इसके सारे जीवन मूल्य बिल्कुल स्थिर हैं, तो इसकी जरूरतें भी स्थिर होंगी। मानव जीवन को संचालित करने वाली व्यवस्था जो होगी, वह भी निश्चित रूप से स्थिर होगी। बारंबार उसमें परिवर्तन की कोई अधिक गुंजाइश नहीं रहती। सत्य शाश्वत और सनातन है। जैसे
2 + 2 = 4। 2 में 2 का जोड़ हमेशा 4 ही होता है। तो अगर सत्यात्मक कोई व्यवस्था दी जाएगी तो वो स्थायी ही होगी। इसलिए न्याय धर्म सभा एक शाश्वत जीवन मूल्य पर आधारित है, जो सत्यात्मक है। सत्य कहता है कि मानवीय आवश्यकताएं लगभग स्थिर हैं, जैसे कि सबको शिक्षा की जरूरत है, विद्या विहीना पशुवे समाना, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान रह जाएगा, मानवता ही उत्पन्न नहीं होगी। तो सीधी सी बात है कि शिक्षा की व्यवस्था देनी होगी, एजुकेशन टू ऑल करना होगा। सर्वतोभावेन 25 वर्ष की आयु तक सबको सार्वजनिक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में शिक्षा सुलभ कराई जानी चाहिए। तो कोई अगर न्यायशील कोई राष्ट्र होगा, न्यायशील कोई संविधान होगा, न्यायशील कोई सरकार होगी, न्यायशील कोई न्यायालय होगा, न्यायशील कोई राजनीतिक दल होगा, अथवा न्यायशील कोई व्यक्ति होगा, तो वो स्थायी रूप से शिक्षा सुलभ कराने की बात करेगा, एजुकेशन टू ऑल की बात करेगा। सबको शिक्षा सुलभ हो उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम की बात करेगा। मनुष्यों में मानवीय विकास की संभावनाएं चरितार्थ हों उसके हिसाब से पाठ्यक्रम बनाएगा। मानव जीवन विकास के 4 आयाम हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, माने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक। ये 4 ही आपकी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं आपके जीवन में। तो मानवीय इन 4 क्षमताओं को विकसित करने के हिसाब से पाठ्यक्रम दिया जाता है। जो जितना प्रयत्न करता है उस स्तर का विकास वो अपना कर सकता है। तो पाठ्यक्रम भी लगभग स्थायी जैसा होगा कि ये 4 Qs के अलावा और क्या बात करेंगे आप, PQI, QE, QSQ, एजुकेशन सिस्टम। तो 4 Qs एजुकेशन सिस्टम के अलावा आप उसमें कौन सी क्या बात कर लेंगे? आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल विकास हो, ये क्षमताएं आपकी विकसित हों, कैपेबिलिटीज आपकी विकसित हों, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, भावनात्मक शिक्षा, चेतनात्मक शिक्षा। तो अब इसी के हिसाब से आपकी नीतियां भी प्रायः स्थिर रहेंगी। जनाधिकार, मानवाधिकार भी इसी हिसाब से स्थिर रहेंगे। जनता के ये अधिकार हमेशा शाश्वत रहेंगे कि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, लोगों को रोजगार प्राप्त हो, लोगों को आवासीय सुविधा प्राप्त हो, लोगों को संरक्षण प्राप्त हो, चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग जैसी सेवाएं। और क्या चाहिए? चार ही जन सेवाएं हो सकती हैं इन 4 जनाधिकारों की पूर्ति के लिए। मानवीय 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 बातों से ही तृप्त होने वाले हैं। तो आपका घोषणा पत्र क्या होगा? इन 4 जनाधिकारों को तृप्त करना। आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्ति के लिए मानवीय ये 4 ही पुरुषार्थ अनादिकाल से घोषित हैं कि आपके भीतर प्रकृति और पुरुष 2 तत्व होते हैं, सभी स्त्रियों में, सभी पुरुषों में। आपके भीतर वृत्ति और विवेक दोनों चीजें होती हैं। अगर आप वृत्ति के अधीन हैं, वृत्ति के दास हैं, प्राकृत हैं, तो आपका पुरुष तत्व सोया रहता है। पुरुष यहां पर आत्मा को कहा गया है कि वो अंदर सोया पड़ा है। अगर ये आत्मज्ञान आपको हो जाता है तो प्रकृति से ऊपर परमात्मा की सत्ता
के भीतर काम करने लगती है। प्रकृति अगर वर्चस्व स्थापित किए हुए है तो आप पुरुषार्थी नहीं होंगे कभी। कर्म करके कोई चीज अर्जित करना नहीं पसंद करेंगे, सीधे फलवादी होंगे। जितने भी पशु पक्षी हैं सब फलवादी हैं, क्योंकि उनका ये पुरुष तत्व सोया हुआ है, तो पुरुषार्थी नहीं बन पाते। पुरुषार्थी माने परिश्रमी, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ। आज तक कोई पशु पक्षी अपना अनाज उगा के नहीं खाते, दूसरे के बगीचे में घुस जाते हैं और कुछ भी छीन घसीट के खा के भाग जाते हैं। तो पशु पक्षी सब प्राकृत हैं, प्राकृतिक फलों पर आधारित हैं, आश्रित हैं। स्वयं के उपार्जन में उनकी कोई गति नहीं है। इसका मतलब कर्म करो तो पुरुषार्थ कहलाएगा। और वो जो आत्मविवेक है वो पुरुष की तरह है, वृत्ति स्त्री की तरह है। वृत्ति माने इच्छाएं, आदतें, स्वभाव आपका। तो अगर आप मानवता की तरफ जाते हैं, ज्ञान विज्ञान अर्जित करते हैं, विवेक आपका जागता है, बुद्धि काम करती है, तो आपको यह समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कमा के खाना ही ठीक है। प्राकृतिक रूप से जो आपको कपड़ा पहनाया गया है क्या पर्याप्त है? नहीं है। पशुओं की तरह आप प्राकृतिक वस्त्र माने जो भी कंबल अंबल ढक दिया गया है रोम रोम से, उससे आप संतुष्ट हैं? कुत्ते, शेर, बिल्ली की तरह, या खाल मोटी करके गैंडा बना दिया गया है कि अब इस पर मच्छर काटने का भी असर नहीं होगा, आप घूमो नंगे। मानव काया बड़ी संवेदनशील है, तो आपको कर्म करके ये सब उपार्जित करना होगा। अगर आप उपार्जन नहीं करते हैं तो पिछड़ापन आएगा। आप पशुवत जंगली जीवन जीने को भी बस हो जाएंगे। तो पहले ज्ञानार्जन और फिर धनोपार्जन, इसी को कहते हैं शिक्षा और रोजगार। तीसरी जो जरूरत होती है शिक्षा रोजगार के बाद, पैसा आ गया तो कहते हैं हम घर बना लें। आवासीय सुविधाएं चाहिए, आवासीय भूखंड चाहिए, भवन चाहिए, कमरे चाहिए, किचन चाहिए, लेट बाथ सब चाहिए आपको, ड्राइंग डाइनिंग, तो आप बनाने लग जाएंगे। तो बस्ती चाहिए, कहाँ बनाएं? क्या जंगल में बना लें? जंगल में अकेला घर बनाया, लुट गए। तो अपने आप बस्ती की परिकल्पना आएगी, आवास बनेगा तो बस्तियां बस जाएंगी। जहां 10 लोगों ने मिलकर बनाया वो बस्ती हो गई, नगर बन गया। तो ऑटोमेटिकली आपकी तीसरी आवश्यकता आवासीय आप पूरी करना चाहेंगे शिक्षा रोजगार के बाद। चौथी आवश्यकता होती है कि आप बीमार पड़ते हैं, आपको चिकित्सा चाहिए। कभी कीटाणु अटैक करता है, विषाणु अटैक करता है, रोगाणु अटैक करता है, चोर अटैक करता है, बदमाश अटैक करता है, आतंकी अटैक करता है, तो आप कैसे बचेंगे उससे? संरक्षण चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो शिक्षा, रोजगार, आवास और संरक्षण, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन, प्रोटेक्शन, ये 4 चीजें आपकी मानवीय आवश्यकताएं हैं। किसी भी मानव समाज में रहने के लिए, राष्ट्र में रहने के लिए ये 4 आपके अधिकार अगर नहीं दिए गए हैं आपको, तो आप सोचिए आप कितनी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। न शिक्षा का अधिकार हो, न रोजगार प्राप्ति का अधिकार हो, न आवासीय सुविधा प्राप्ति का अधिकार हो, आवास, सड़क, पानी, बिजली आदि। फिर न आपको चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, आश्रय, पेंशन, ये सब पाने का अधिकार ना हो। तो आप कल्पना करके देखें कि भला आप कैसे सरवाइव करेंगे।
तो ये चारों जनाधिकार जो पार्टी दे तो उसका घोषणा पत्र स्थायी ही होगा। ये चार ही काम करने के लिए हर पार्टी को चुनाव में जीतते हैं तो जाके ये चार काम करें, और कौन सा काम करेंगे? अच्छा, ये चारों छोड़ करके आप क्या करते हैं? अभी हर पार्टी क्या कर रही है? रोटी। शिक्षा की जगह वो आपको मिड डे मील। हाँ, मिड डे मील दे देंगे। वो शिक्षा के लिए नहीं है। शिक्षा के लिए आपको प्रौढ़ शिक्षा देंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे, कि आप पढ़ ना सकें। कहेंगे इनको पास कर दो, ऐसे ही मार्कशीट दे दो एक एक कि तुम पढ़ चुके। अभी जितने सरकारी स्कूल चलते हैं उनमें कोई मास्टर नहीं पढ़ा रहा है। अच्छा, बच्चे कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था दी गई है तो पता चला 10% बच्चे भी नहीं सरकार पढ़ा रही है। 5% शोषक वर्ग और 95% शोषित वर्ग। सरकारें नालंदा विश्वविद्यालय बनाती हैं, केवल 1% लोगों की शिक्षा के लिए होता है। नालंदा, तक्षशिला, पातंजल विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम। इसमें कितने पढ़ते हो? 1%। बाकी 4% के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हाँ, मेडिकल कॉलेज। ये 4% जो चालाक वर्ग है उनका चाटुकार 1% का, वो इसमें जाता है। तो आपका नेतृत्व सार्वजनिक होना चाहिए। नेता जो है लोक नेतृत्व करने गया है कि अपनी जात बिरादरी और अपने वर्ग विशेष 5% का नेतृत्व करने गया है? सोच के देखो। मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ रही। पहले तो चुनाव आयोग ने इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया? एक तरफ कहते हो ये धर्मनिरपेक्ष, तो मुस्लिम लीग क्या मुस्लिम लीग जीतेगी तो केवल मुसलमानों को शिक्षा देगी अथवा मदरसा खोलेगी केवल? सोच के देखो। किसी मूर्ख ने लेबर पार्टी बना दिया इंग्लैंड में। अब एक बात बताइए कि क्या उस देश में, इंग्लैंड में, केवल लेबर रहती है? तो लेबर पार्टी क्या होता है? अमेरिका ने तो व्हाइट हाउस ही नाम रख दिया है कि वहां पे व्हाइट लोग ही घुसे। तो व्हाइट हाउस क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि अंग्रेज अपने को व्हाइट कहता है ताकि दूसरी कोई रंग रोगन वाला वहां एंट्री ना मारे। अब दिक्कत यह है कि शिक्षा बढ़ गई है तो मुश्किल पड़ रहा है। ओबामा भी घुस गया, राष्ट्रपति बन गया। अब मुसीबत हो रही। अंग्रेज लोग आए भारत पर राज करने, अब वहां पे एक प्रधानमंत्री बन गया, वो कहते हैं ऋषि सुनक। अब वो पता नहीं कहां से नाम है, देखो पूरा प्योर हिंदुस्तानी आदमी जाके वहां इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। अब जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारतीय बन सकता था तो यहां आंदोलन क्यों चला रहे थे? और अभी तो अगर वो अंग्रेजों का यहाँ शासन होता तो ऋषि सुनक का ही शासन रहता, तो इसमें आंदोलन की कहां जरूरत थी? आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा? तो 47 में कौन सी क्रीड़ा चल रही थी? सोच के देखो। 1 से 5% आदमी आप लोगों को लगातार मूर्ख बनाता है और आप लोग कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि वो आपके मुंह में भी चटनी चिपका देता है, थोड़ा थोड़ा खून आपके मुंह में लगा देता है। तो आप भी बिल्ली की तरह लाल मुंह करके घूमते हैं, तो आप भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रह जाते। तो थोड़ा थोड़ा वो सबको चोर बनाते हैं। इस दुनिया में है सभी चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। एक गाना है फिल्मी। इस दुनिया में है चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर।
तो ये ऐसा क्यों किया उन्होंने कि छोटा चोर बड़ा चोर क्या होता है? ये तो चोरी। हाँ, तो आप सबको चोर बना करके या चोर साबित करके और अपने महाचोरी पर किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन की सारी संभावनाओं को समाप्त कर देता है। आपसे भी थोड़ा थोड़ा न्याय करवा देता है ताकि आप भी न्याय पर साइलेंट रहो। जब मायावती जी, रामविलास पासवान जी, लोग सब जब ऊंचे पदों पर चले गए तो उन्होंने भी अन्याय कर लिया। तो अब वो नीचे के तबके के लिए जो न्याय का आंदोलन चला के वहां तक पहुंचे थे, भूल गए। वहां मुख्यमंत्री बनने के बाद ना उन्होंने शिक्षा दिया ना रोजगार, और शिक्षा का आंदोलन चलाते रहे। बाबा अम्बेडकरवादी, भीम आर्मी, जय भीम जय भीम करते रहे। वहां पहुंचे तो सब शिक्षा उक्षा की बात खत्म। तो जब भी तुम बेईमानी से ऊपर उठोगे तो तुम्हारा सब बात स्थायी रहेगा। नेताओं की कोई बात स्थिर है? वही नेता कभी हिंदूवादी हो जाता है, फिर कभी निरपेक्ष हो जाता है। एक ही आदमी सभी पार्टियों में घुस रहा है, यहां से निकला वहां घुस गया, जहां मौका दिखता है वहां घुस जाता है और वही वाला वादी हो जाता है। तो आप देखें, कोई स्थायित्व तो है राजनीति और राजनेताओं के जीवन में? न्याय धर्म सभा एक स्थायी पार्टी है जो अनंत काल तक कभी समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका घोषणा पत्र भी स्थायी है। जिस दिन न्याय हो जाएगा उस दिन भी न्याय धर्म सभा बनी रहेगी और उसके आगे भी बनी रहेगी। और अगर ये कायम है तो न्याय होने तक ही चलती रहेगी, दूसरी किसी पार्टी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। महालोकतंत्र ही न्याय है। न्याय में क्या होता है कि सब मालिक होते हैं, सब समान हैं तो सब समान रूप से मालिक हैं। सबको नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार जिस दिन मिल जाएगा वो स्थायी रूप से मालिक हो जाएगा। तो इसका घोषणा पत्र नंबर 1 पर महालोकतंत्र का है, नंबर 2 पे चारों जनाधिकारों का है, बाकी तो 111 प्रस्ताव हैं इसके। 111 में से ये 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपको दिए गए हैं। अब आप सोच के देखो, इसके प्रस्तावों में डिजिटल करेंसी सिस्टम है, वो भी शाश्वत है कि करेंसी को फिजिकल फॉर्म में ना चलाओ, सिक्का नोट बंद करो, केवल लिखित रूप में। तो इसे लिखित अंक लेखित मुद्रा प्रणाली कह सकते हो। ऑन द टेबल एक अंडर द टेबल काम होता है, एक ऑन द टेबल काम होता है। ऑन द टेबल माने लिखा पढ़ी में, अंडर द टेबल माने बिना लिखा पढ़ी का लेन देन। अंडर द टेबल फेमस है, घूस को कहते हैं, जो लिखा पढ़ी में नहीं लिया जाता कि इनके खाते से इनके खाते में और दर्ज किया गया और ऑन रिकॉर्ड स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी हुआ कि इन्होंने 10,000 रुपये घूस लिया, तो यह रुक्का लिख दिया ताकि वक्त जरूरत पे काम आए, सनद रहे और वक्त जरूरत पे काम आए। ऐसा कोई लिखता है? हाँ, लिख के लेगा? ऑन द टेबल संभव है? लिखा पढ़ी में संभव है चोरी? नहीं। कि स्टाम्प लिखा के आया चोर, पहले एक स्टाम्प ले आया और लिखाया कि अब आपकी साइकिल मेरे द्वारा इतने बज के इतने मिनट पर इतने इंची और इस कंपनी की ये मॉडल लेकर जाई जा रही है, अस्तु यह प्रमाण पत्र लिख दिया ताकि वक्त जरूरत पे काम आए, सनद रहे, प्रमाण सिद्ध हो। तो ऐसा लिख के कोई चोर ले गया आज तक? इसका मतलब ऑन रिकॉर्ड अगर करोगे तो शाश्वत बात हो जाएगी। कभी भी आप कोई एक भी ईमानदारी की पार्टी बनाओगे तो उसका चुनाव घोषणा पत्र स्थायी हो जाएगा, और जिसका चुनाव घोषणा पत्र स्थायी नहीं है वो कभी ईमानदार पार्टी नहीं हो सकती। और अगर तुम उसको वोट देते हो तो तुम भट्टे खाते में हो, तुम गुलाम हो।
वो गुलामी चाहे दृश्य जंजीरों की हो चाहे अदृश्य जंजीरों की हो, जब तक नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का तुमको तुम्हारे हाथ में मताधिकार नहीं आता, तब तक तुम गुलाम हो, तुम गुलाम हो, तुम गुलाम हो, तुम गुलाम ही रहोगे। और अनादिकाल से अगर तुम ऐसे हो तो तुम अनादिकाल से ही फिर गुलाम हो, और आगे भी अगर ऐसे ही रहोगे तो अनंत काल तक तुम गुलाम ही रहोगे। अब गुलाम को कोई जिंदगी नहीं दी जाती, वो सिर्फ मौत के लिए, उत्पीड़न के लिए पैदा होता है, पीड़ा भोगने के लिए, कष्ट भोगने के लिए, फल प्राप्ति के लिए नहीं। हल जोत रहे हो बैलों की तरह, और फसल होगी तो कितने कुंतल अनाज उगा है उस खेत में तुमसे कोई मतलब नहीं होगा। वो किसके पास जाएगा? जो मालिक है। तो जब फसल का उत्पादन मालिक के पास जाता है तो जिसके पास नहीं गया वो मालिक नहीं है, ये तो प्रमाणित हो गया, इसमें कोई शंका नहीं। तो आप लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था। अरे हम कहते हैं जो भी तुमको मताधिकार नहीं देता वो तुमको गुलाम बनाए रहता है। आज मताधिकार के कारण ही ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन चुका है। अब इस समय अगर इंग्लैंड का ही राज यहां पे होता तो आप लोग कौन सा आंदोलन चलाते? इसका मतलब वोटिंग पावर जबकि अभी शासन पे नहीं आया है, अभी शासक पे आया है। लोकतंत्र में, तंत्र माने शासन होता है, तो दुनिया में लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र ही है। राजा चुनने का तुमको अधिकार दे दिया गया है, लेकिन राज्य के नियम नीति निर्णय वो आपके द्वारा चुने गए राजनेता अथवा राजा लोग ही कर रहे हैं। तो जो कोई भी नियम नीति निर्णय पारित खारिज कर सकता है उसी को मालिक कहते हैं, बस। तो बाकी लोग क्या हैं? एक दुकान पे आप बैठे, दुकान कितने बजे खुलेगी, दुकान किस दिन को बंद रहेगी, दुकान में काउंटर कहाँ लगेगा, बत्ती कहाँ लगेगी, पंखा कहाँ लगेगा, कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा, कौन सा सामान कितने में बेचा जाएगा, कितने में नहीं बेचा जाएगा, ये सब नियम और नीतियां कौन बनाता है? मालिक, दुकानदार, जो मालिक है। और दुकान का जो नौकर है वो ये सब तैयार करता है? नहीं। कोई नियम नीति निर्णय ना उसका बना सकता, ना उसे लागू कर सकता, ना उसकी समीक्षा कर सकता, ना उसे हटा सकता, और ना सारे नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकता कि हमको बताए जाए। तो कहेगा तुम कौन होते हो पूछने वाले, हमें जो बताना वो बताएंगे, नहीं बताना ना बताएंगे। तो ना तो इनको जानकारी प्राप्ति का अधिकार है, ना इनको समीक्षा का अधिकार है, ना इनको प्रस्ताव का अधिकार है, और ना पारित खारिज करने का, नियंत्रण का अधिकार है। तो जब जन नियंत्रण ही नहीं है, ये लोकतांत्रिक विशेषाधिकार ही आपको आज तक नहीं मिले हैं जो नियम नीति निर्णय शासन व्यवस्था का समीक्षण कर सकें, तो भला ये कैसे संभव होगा कि आप मालिक हैं? अब गगन जी ने पूछा है कि ये जो शाश्वत इसका घोषणा पत्र है, इसका संविधान की उद्देशिका में जो वर्णन है उससे क्या ये संबंधित है? तो ये समझ लें कि किसी भी व्यवस्था में अथवा उद्देशिका में या सनातन धर्म जो व्यवस्था दे रहा है उसमें इस घोषणा पत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। कारण कि संविधान 3 प्रकार के न्याय की
बात करता है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय ही महालोकतंत्र है जो इसका स्थायी घोषणा पत्र है। आर्थिक न्याय ही चारों जनाधिकार है। अब देख लीजिए आप, सामाजिक न्याय क्या है कि पात्रता अनुसार पद नियुक्ति की व्यवस्था अपनाओ, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर एक दूसरे को न सताओ, जो जिस कर्म पद का पात्र है उसको वहां नियुक्ति दो, तो ठीक ही है। तो ये तीनों न्याय के स्थायी नियम न्याय धर्म सभा के घोषणा पत्र में है, तो स्थायी घोषणा पत्र है उसका। तो जाहिर है कि तीनों न्याय जो उसमें अपेक्षित है और स्वतंत्रता, समता, बंधुता की त्रिवेणी उसमें घुसी हुई है, वो तीनों चीजों की रक्षा भी इस स्थायी घोषणा पत्र से ही होगी, तो पूरी तरह संबंधित है। दूसरी बात, न्याय धर्म सभा ही नहीं, पूरा धर्म संस्थापक संघ जिस वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करता है उसका भी यही मामला है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये स्थायी जो घोषणा पत्र है न्यायशील, ये संविधान की उद्देशिका से भी संबंधित है, पूरी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, और न्याय धर्म सभा या धर्म संस्थापक जो संघ जो व्यवस्था दे रहा है वो पूरी तरह से इस घोषणा पत्र के द्वारा ही इंप्लीमेंट हो रही, पूरी व्यवस्था। तो ये बात डॉक्टर साहब स्पष्ट हुई होगी। जी गुरु जी। जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। वेलकम। आपने बहुत ही सरल भाषा में बहुत गहरा ज्ञान जो संपूर्ण विश्व के नागरिक चाहते हैं वह संक्षिप्त में बताया है। आप सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुपों में लगातार भेजते रहें। अभी पूरे देश में सभी चुनाव होने जा रहे हैं। न्याय धर्म सभा पार्टी जो दिल से चाहते हैं कि जनता को न्याय मिले, उन सबको वे जहाँ रहते हैं जो पद चाहते हैं वो पद निःशुल्क देने के लिए तैयार है। आप सभी पूरे विश्व के लोग आगामी चुनाव में इसका 100% लाभ लेवे, और हमारी संख्या 95% है जो न्याय चाहते हैं। जो 5% है वे भी न्याय चाहते हैं, सिर्फ वे न्याय नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चाहने वालों की संख्या 100% हो गई है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।